हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, आज हम लोग करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का पीवाईक्यूज 2021 का। 2021 में जो एग्जाम हुआ था वो कंबाइंड हुआ था और अभी हम लोग पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग हर एक यूनिट के ईयर वाइज पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज है ये कॉमर्स के लिए है, पेपर 2 कॉमर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, सो दैट उनकी मदद हो पाए और मेरी भी मदद हो पाए। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जो कि पूछा जा रहा है सीक्वेंस में अरेंज करने को। हमसे कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, इसे सीक्वेंस में अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। किसकी कौन सी इंटीग्रेशन? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियोस में भी हमने इसके क्वेश्चंस करे हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन से सबसे पहला कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ये रहे हमारे पास: फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और कॉमन मार्केट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में हमें करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको आपको बताऊं तो सबसे पहले जहां तक होता है, कौन सा होता है? फ्री ट्रेड या फिर पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डी ऑप्शन को लेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो एफटीए हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट अगर बात की जाए, उसके बाद हमारा आता है कस्टम यूनियन, सीयू, कस्टम यूनियन। अब ये किस ऑप्शन में? तो सी में। कस्टम यूनियन के बाद हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक यूनियन, सॉरी कॉमन मार्केट हमारा आ जाएगा। कॉमन मार्केट के लिए मैं सीएम लिखता हूं और ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई में। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक यूनियन होता है और लास्ट हमारा पॉलिटिकल यूनियन होता है। तो अगर हम लोग देखें कौन से ऑप्शन में डी ए सी ई बी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, जिसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे लिए भी। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे एक्सप्लेनेशन भी चलो देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो कंट्रीज होती हैं वो अपने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करती हैं और कहीं ना कहीं कम करती हैं, एंड कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज टू फैसिलिटेट द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड ऑल्सो लेबर। ठीक है, तो समझ चुके हम कि यहाँ पे जितने भी कंट्रीज होती हैं जो जो अपना यहाँ पे एक इंटीग्रेशन फॉर्म करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि अपने ट्रेड बैरियर्स को कम करे, सो दैट इकोनॉमिक कॉपरेशन हो पाए और उनका ग्रोथ हो पाए। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सीएसआर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। बोला गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to। बोला जा रहा है सीएसआर क्या है? ये एक कमिटमेंट है, किसका? बिजनेस का, कि वो एथिकली बिहेव करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे। किसको कंट्रीब्यूट करेंगे? ऑप्शंस है पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाएंगे, सोशल सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन। ऑप्शन बी है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी। ऑप्शन सी मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। जेंडर डाइवर्सिटी पे फोकस करेंगे और प्रॉफिटेरिंग पे फोकस करेंगे और मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी ई है रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डोनेटिंग टू द सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हमें समझना है, देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कॉर्पोरेट का सोसाइटी को लेकर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। जाहिर सी बात है वो एजुकेशन पे फोकस करेंगे, लिटरेसी पे फोकस करेंगे, पब्लिक हेल्थ पे। तो ऑप्शन बी तो इसमें होना ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा मैंडेटरी है। उसके बाद हो सकता है ये रेंडर करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे और डोनेट करेंगे टू द सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो बी और ई तो कंपलसरी है। अब हमें देखना है बी और ई किस किस ऑप्शंस में आ रहे हैं। तो बी तो देखोगे तो कहीं ना कहीं सारे ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के। यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी है। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर ई किस में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 3 में, तो ये तो पहले ही कट हो गया और यहाँ पे आ रहा है। और इसका कहना है ऑप्शन सी भी होना चाहिए। तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये भी एक कॉर्पोरेट की सोसाइटी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
2। देखते हैं इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें हम, तो सीएसआर क्या है? ये एक बिजनेस का कमिटमेंट है। क्या है? एक बिजनेस का कमिटमेंट है कि वो एथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे और सोसाइटल वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। सीएसआर टिपिकली फोकस ऑन एरियाज लाइक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा यहाँ पे। लॉजिकली सीक्वेंस द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट आउटलाइन इन द उपासला मॉडल। अगर आपने ये मॉडल पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। इस मॉडल के अनुसार आपको बताना है यहाँ पे एक लॉजिकली सीक्वेंस में चीजों को अरेंज करने की किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए में स्पोरेडिक है, फॉरेन प्रोडक्शन, स्पोरेडिक एक्सपोर्ट्स है बेसिकली, फॉरेन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग है, establishing a foreign sales subsidiary, domestic operations and production, exporting via independent representative। यहां पे चीजों को देखना लॉजिकली हमें अरेंज करना है। ऑप्शन सबसे पहले देख लो। ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। ये रहा हमारा 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग? उपासला मॉडल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उपासला मॉडल होता क्या है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन जरूर रखा होगा। देखो, उपासला मॉडल डिस्क्राइब क्या करता है कि हाउ फर्म्स इंटरनेशनलाइज इंक्रीमेंटली, इंक्रीजिंगली भी कह सकते हो, स्टार्टिंग विद द लो कमिटमेंट। सबसे पहले फर्म्स क्या करेंगी? लो कमिटमेंट से शुरुआत करेंगी, लो रिस्क से शुरुआत करेंगी, वैसी एक्टिविटी जिसमें कम से कम रिस्क हो, एंड प्रोग्रेसिंग टू द हायर कमिटमेंट स्ट्रेटजीज एज दे गेन मार्केट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो उपासला मॉडल ये कहता है जो फर्म होती है वो धीरे धीरे इंटरनेशनलाइज होती हैं। सबसे पहले वो वैसी एक्टिविटीज में जाएंगी जिसमें कम से कम उन्हें रिस्क देखने को मिलेगा, कम से कम उसमें कमिटमेंट होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो मार्केट नॉलेज गेन करती जाएंगी वो हाई कमिटमेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करना स्टार्ट करेंगी जिसमें रिस्क ज्यादा हो। तो सबसे पहले वो क्या करेंगी? वो डोमेस्टिक ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे और प्रोडक्शन। फर्म्स बिगिन विद द ऑपरेशन इन देयर होम मार्केट। सबसे पहले वो अपने ही देश में, अपने ही मार्केट में चीजों को प्रोड्यूस करेंगी। उसके बाद वो क्या करेंगे? स्पोरेडिक या फिर कहो तो एड हॉक एक्सपोर्ट। फर्म क्या करेंगे? ओकेजनली, कभी कभार वो क्या करेंगी? एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगी टू द इंटरनेशनल मार्केट। ये हो जाने के बाद वो एक इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेगी। यहां पे तुम देख रहे हो कि स्पोरेडिक मतलब यहां पे ओकेजनल एक्सपोर्ट होगा। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि फर्म जो है वो एजेंट्स का इस्तेमाल करेगी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का इस्तेमाल करेगी जो कि फॉरेन मार्केट में उनके एक्सपोर्ट को क्या करेंगे? हैंडल करेंगे। इससे क्या है? धीरे धीरे उनकी कमिटमेंट बढ़ते जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे फर्म क्या करेगी? अपना एक खुद का वहां पे एक सेल सब्सिडरी स्टैब्लिश कर देगी उसी कंट्री में। सेल सब्सिडरी स्टैब्लिश करने के बाद फर्म फाइनली वहां पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी और अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर तुम देखो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, DAECB। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 देखो यहाँ पे क्या कहता है? फैक्टर कंडीशंस इन द माइकल पोर्टर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। माइकल पोर्टर का अगर तुमने पढ़ रखा होगा, ये जो हम लोग मॉडर्न और ट्रेडिशनल थ्योरीज पढ़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, शुरुआती टॉपिक ही यही है हमारा। उससे पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि माइकल पोर्टर के जो फैक्टर कंडीशंस होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? मार्केट साइज, डिमांड कंडीशन, इंटरनेशनलाइज कंपिटिटिव सप्लायर और स्किल्ड लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। तो जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों ही हो सकता है। ठीक है, डाउटफुल है थोड़ा सा ये, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होंगे कि ऑप्शन नंबर 4 में फोकस करना, स्किल्ड लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें, माइकल पोर्टर जिसे कि हम लोग डायमंड मॉडल भी बोलते हैं, ये एक्सप्लेन करता है किसको? नेशनल कंपिटिटिव एडवांटेज को। इसके 4 डिटरमिनेंट्स होते हैं। पहला फैक्टर कंडीशंस, दूसरा डिमांड कंडीशन, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, और चौथा आता है हमारा फर्म स्ट्रेटजीज। कौन कौन से 4 कंडीशंस यहाँ पे तुम देखोगे? फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशंस, रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जितने भी हैं, और चौथा हमारा आता है फर्म की स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ठीक, तो ये कंडीशंस है, 4 डिटरमिनेंट्स है। मार्केट साइज, डिमांड कंडीशंस, इंटरनेशनल कंपिटिटिव सप्लायर, और चौथा स्किल लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। तो दोनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है विच इज द मोस्ट पोटेंट ड्राइवर ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक।
कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पोटेंट ड्राइवर रहा, किसके लिए? बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हारे सामने, एथिकल कॉन्शियसनेस, स्केल इकोनॉमीज एंड प्राइसिंग, टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्शन, उसके बाद है हमारा करेक्ट चेन लॉजिस्टिक एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तुम्हें पता होगा ज्यादातर चीजें जो हमारी हुई थी वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कोविड के दौरान हमने देखा था। जो जितने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, जो जितना इनोवेशन पे फोकस जिसने करा, वो उतना ग्रो करा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कौन से इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आते हैं? तो जाहिर सी बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है तुम्हारे सामने यहाँ पे। क्या आईएफसी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, डब्ल्यूटीओ है, या फिर मेगा है? तुम्हें ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, और भी हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन है। तो अगर मैं ऑप्शंस तुम्हें दिखाऊं, तुम ऑप्शन देखते इजीली कर लोगे। चौथा दिखाऊंगा तो शायद आंसर भी तुम्हें दिख जाए। कोशिश करता हूँ, रुको। चलो, दिख जा रहा है आंसर भी, एक मिनट। चलो, अब सही है। सबसे पहले अगर तुम्हें दिखाओ तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी, ठीक है। आईएमएफ तो होगा नहीं सर, डब्ल्यूटीओ तो होगा नहीं सर। तीसरा मिगा, और चौथा आईडीए। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स हैं, या कहो तो आर्म्स हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैच लिस्ट दे रखा है हमें यहाँ पे। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन 1798 में, और डैश कैपिटल 1867 में। इसे हमें मैच करना है किससे? इसके ऑथर से। अब देखो, कहीं ना कहीं ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि स्टैटिक है, कहीं ना कहीं बच्चे इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि इतने फैक्ट्स और डेटास को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पे तुम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना होगा, जैसे भी हो तुम्हें उसे उस टाइम पे मैनेज करना होगा। ठीक है, अब वेल्थ ऑफ नेशन, जाहिर सी बात है आराम से कर लोगे। कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ, ए का 3, देखे किस ऑप्शन में है। अच्छा, ये तीनों ही ऑप्शन है, ए के 3, 2, 3, 4। अगर डेविड रिकार्डो की बात करें, कार्ल मार्क्स की बात करें, थॉमस मैल्थस की बात करें, तो डेविड रिकार्डो अगर देखा जाए, हमारा डेविड रिकार्डो किससे रिलेट कर रहे हैं? डेविड रिकार्डो और कौन सा है हमारा? कार्ल मार्क्स है। ठीक है, डेविड रिकार्डो की अगर बात की जाए, पॉलिटिकल देखोगे यहाँ पे, डैश कैपिटल, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, डेविड रिकार्डो का इससे होगा मैच। तो बी का 4 होना चाहिए। तो बी का 4 देखते किस ऑप्शन में है। बी का 4 देखोगे तो यहाँ पे। सी का 1 थॉमस मैल्थस, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन मैल्थस ने दिया था, और डैश कैपिटल जो है वो हमारा मैच हो जाएगा किनसे? कार्ल मार्क्स से। ठीक है, चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैच लिस्ट ही है, यहाँ पे भी ऑथर्स हैं। इसको आराम से कर लोगे क्योंकि तुमने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज पढ़ रखा है, तो ये तुम्हारे लिए ही रहेगा। ये इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको मैच करने की कोशिश करो। वैसे बहुत आसान है। माइकल पोर्टर का थ्योरी कौन सा हो जाएगा? फैक्टर एंडाउमेंट। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलती किया क्या मैंने? चलो, सबसे पहले हम लोग मैच करते हैं अपना। एक मिनट, ऑप्शन देख लिया जाए। सही है, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, अब चीजें विजिबल हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हमने किसकी बात की थी? माइकल पोर्टर की। तो माइकल पोर्टर जो होगा वो हमारे किससे रिलेटेड होंगे? डेविड रिकार्डो से स्टार्ट करते हैं। डेविड रिकार्डो का कौन सा थ्योरी था? कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ठीक, माइकल छोड़ो, एडम स्मिथ को पहले कर लेते हैं। एडम स्मिथ का था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। हेक्सचर ओलिन का जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। मैंने गलती से ये माइकल पोर्टर में कर दिया था, इसको हम लोग 2 into 2 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। और माइकल पोर्टर जो होगा वो हमारा डायमंड थ्योरी कहलाता है। तो इसको हम लोग मैच करते हुए चलेंगे कंपिटिटिव एडवांटेज से। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2।
ऑप्शंस देख लो यहाँ पे, ठीक है। डेविड रिकार्डो ने 1817 में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दिया था, जो कि बताता है कि कैसे कंट्री जो है वो बेनिफिट ले सकती हैं बाय स्पेशलाइजिंग इन गुड्स दे प्रोड्यूस रिलेटिवली एफिशिएंटली। मतलब दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में वो ज़्यादा एफिशिएंटली उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है। माइकल पॉटर का जो थ्योरी था वो थ्योरी ऑफ कंपिटिटिव एडवांटेज थ्योरी था, जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि कैसे नेशनल कंपिटिटिवनेस को हम लोग देख सकते हैं कुछ कंडीशंस पे बेस्ड होंगे, जो कि डिमांड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री फैक्टर कंडीशंस, ये सारी चीजें थी। वैसे ही सिमिलरली आगे अगर बढ़ते हो तो एडम स्मिथ का था थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। उन्होंने ये बोला कंट्री शुड स्पेशलाइज इन गुड्स दे प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली देन अदर्स। वही सेम बात हो गई हमारी। अगर कंट्री बी जो है और कंट्री ए दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो कंट्री ए मान लो कि जो मोबाइल के मैन्युफैक्चर है वो अच्छे तरीके से कर पा रही है, तो कंट्री ए को वही प्रोड्यूस करना चाहिए। और हेक्सचर ओलिन थ्योरी, इनका हेक्सचर ओलिन थ्योरी जिसे हम लोग फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, इसमें यह बोला गया कि कंट्री एक्सपोर्ट करेंगी वैसे गुड्स को जो उनके पास एबेंडेंट है। लाइक अगर उनके पास लेबर्स ज्यादा हैं तो वो लेबर एक्सपोर्ट करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज या फिर टेरिटरीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के मेंबर की बात यहाँ पे हो रही है, चाइना, रसिया, ईरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ईरान। ईरान जो है वो डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पे बात हो रही है बैलेंस ऑफ ट्रेड की, और पूछा जा रहा है कि कौन सी थ्योरी कौन सी थ्योरी डीवैल्यूएशन के इफेक्ट्स को दर्शाता है, बताता है, एक्सप्लेन करता है। फिलिप्स कर्व थ्योरी है, मुंडेल टॉबिन्स हाइपोथेसिस है, जे कर्व थ्योरी है और के कर्व थ्योरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जे कर्व थ्योरी। अब देखो यहाँ पे फिलिप्स कर्व थ्योरी क्या है, गलत है। जे कर्व थ्योरी के बारे में अगर देखें तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि डिवैल्यूएशन जो है इनिशियली ट्रेड बैलेंस को वर्स कर देता है। क्यों? क्योंकि हाई इंपोर्ट कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे लेकिन इंप्रूव इट्स ओवर द टाइम एज एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर एंड डिमांड राइजेस, और बाद में वो एक जे शेप ले लेता है, ठीक है। तो ये बेसिक ओवरव्यू ले लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये थ्योरी, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन 2021 में ये चीज पूछ लिया गया तो इसको कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। यहाँ पे फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स दे रखे हैं, और ये जो डब्ल्यूटीओ के वर्ल्ड बैंक के आर्म्स हैं। तो हमें करना है मैच। पहला है हमारा आईएफसी, दूसरा है आईडीए, तीसरा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तो अलग हो गया, और उसके बाद है आईबीआरडी। तो स्टैटिक चीज है, डेट्स हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले अगर देखो तो यहाँ पे अगर हम मैच करने जाएं, बी का 3 होना चाहिए, 1 मिनट, B3, ये रहा ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस है, देख लो। अब हमें इसे करना है मैच। आईएफसी की अगर डेट की हम लोग बात करें तो आईएफसी का डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट शायद 1956 होना चाहिए। करेक्ट आंसर अगर देखोगे तो वही है, ए का 3 यहाँ पे। हाँ, आईएफसी का जो होगा डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट वो हो जाएगा 1956। मैच कर लेते हैं इसको फटाफट। आईएफसी 1956, ठीक। उसके बाद अगर देखें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो इसका 1960 होगा। आईडीए, आईबीआरडी की अगर बात करें तो आईबीआरडी का डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा 1944, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट डेट हो जाएगा 1967, ठीक है। तो ये स्टेट्स याद रखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डंपिंग से रिलेटेड। बोला जा रहा है ओकेजनल सेल ऑफ अ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस अब्रॉड इन ऑर्डर टू अनलोड एन अनफोर्सीन एंड टेम्पररी सरप्लस ऑफ द कमोडिटी विदाउट रिड्यूसिंग द डोमेस्टिक प्राइस इज कॉल्ड। बोला जा रहा है यहाँ पे वर्ड्स किस पे हमें फोकस करना है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ओकेजनल सेल हो रहा है,
रेगुलर बेसिस पे नहीं है। ओकेजनली जो कमोडिटी के प्राइस है उसको लोअर किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने जो सरप्लस है, हमारे जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उसको क्लियर करना है विदाउट रिड्यूसिंग द डोमेस्टिक प्राइस। तो इसको कौन सा डंपिंग बोलेंगे? परसिस्टेंस, प्रीडेटरी, एक्सपोर्ट और स्पोरेडिक डंपिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, स्पोरेडिक डंपिंग। एक एक करके सारे डंपिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जाता है परसिस्टेंस डंपिंग में बोला जा रहा है यहाँ पे टेम्पररी नहीं होता है ये। दिस इन्वॉल्व्स ऑन गोइंग डंपिंग टू मेंटेन द मार्केट शेयर्स। लगातार ये चीजें चलती हैं, नाम से समझ आ रहा है परसिस्टेंस। प्रीडेटरी की बात करें तो इसका मेन एम होता है कंपिटिटर्स को खत्म करना। और स्पोरेडिक डंपिंग की बात करें तो ये ओकेजनली होता है, जहां पे हम अपने सरप्लस को बिना डोमेस्टिक प्राइस के इफेक्ट किए हुए क्लियर करते हैं। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज रिसेंटली बीन नेगोशिएटेड टू रिप्लेस नाफ्ता विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2020। तो करंट से रिलेटेड चीज देखो, तुमसे पूछ लिया गया, ये 2021 का क्वेश्चन है कंबाइंड में। तो पूछा गया कि कौन सी एंटिटी ने रिसेंटली ये बोला है कि नाफ्टा को रिप्लेस किया जाए, जुलाई 2020 से ये इफेक्ट में आया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएसएमसीए। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज रीनेगोशिएटेड एंड रिप्लेस्ड इन 2020। यूनाइटेड स्टेट और मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट रिप्लेस नाफ्ता इफेक्टिव जुलाई 1 2020 अपडेटिंग द ट्रेड रूल्स। याद रख लेना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आईबी में हमें ये सारी चीजें ध्यान रखती चलनी होगी। जैसे अगर हम लोग अभी देख रहे हैं जून 25 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पिछले साल 24 में जो भी चीजें चेंज हुई हैं, रिसेंट में इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी चीज हुई, हो सकता है उससे पूछ लिया जाए। अक्सर ये चीज देखा जाता है। अब देखो पूछा गया एफडीआई इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैज लार्जली बीन। भारत में जो एफडीआई होती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेकर खासकर बात की जाए तो कौन से टाइप्स की होती है? रिसोर्स सीकिंग होती है, एफिशिएंसी सीकिंग या मार्केट सीकिंग? तो राइट आंसर जो है इसका मार्केट सीकिंग, क्योंकि एक इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो जो भी एफडीआई होता है वो मार्केट को देखते हुए किया जाता है। अब हमें अरेंज करना है फॉलोइंग कंट्रीज को इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द डब्ल्यूटीओ बजट 2020। फिर से देख लो 2021 का क्वेश्चन और 2020 का बजट यहाँ पे पूछा जा रहा है डब्ल्यूटीओ को लेकर। किस कंट्री ने किस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखे हैं। चाइना है, जापान है, जर्मनी है, ये स्टैटिक चीज हो जाता है, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड चीज हो जाती है। तो देख लो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। सबसे ज्यादा अगर असेंडिंग ऑर्डर से हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे नंबर पे आते हैं कौन से? यूनाइटेड किंगडम, यूके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूके के बाद जापान है, जापान के बाद कौन सी कंट्री है? जर्मनी, जर्मनी के बाद चाइना, और चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें तुम्हें पढ़नी होंगी। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क अंडर द डब्ल्यूटीओ। ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो होता है उसके प्रिंसिपल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। किसके अंदर अंतर्गत पूछा जा रहा है? डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। पहला है रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है बेनिफिशियरी एंड रेसिलेंट, तीसरा है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, चौथा है बाइंडिंग एंड इनफोर्सिबल कमिटमेंट, पांचवा है प्रोडक्टिव एंड बेनेवलेंट। तो ऑप्शंस तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखे हैं, ऑप्शंस तुम्हें यहाँ पे चूज करना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी डी। समझते हैं जरा। सबसे पहला यहाँ पे रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। रेसिप्रोसिटी क्या कहता है? ये इंश्योर करता है कि जो म्यूचुअल ट्रेड कंसेशन है वो बना है, और ट्रांसपेरेंसी है मेंबर्स के बीच में, जिससे वो अपने ट्रेड रेगुलेशंस को दिखा पाए। उसके बाद है बेनिफिशियरी एंड रेसिलेंट। ये क्या है? ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। सी हमारा करेक्ट हो जाता है, ए, सी और डी करेक्ट है यहाँ पे। तो सी जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। दिस इंक्लूड मोस्ट फेवर्ड नेशंस एंड नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी को भी किसी के साथ भी पार्शियली ट्रीट हमें नहीं करना है, किसी भी नेशन के साथ हमें सबको इक्वल ट्रीट करते हुए चलना है। आगे देखोगे बाइंडिंग एंड इनफोर्सेबल कमिटमेंट्स है। डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंड करता है, और वो एक डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद करता है कि अगर इन फ्यूचर किसी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सेटल करेंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पे हमारा। बोला जा रहा है द राइट ऑफ अ कंज्यूमर एज इनिशिएटेड अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंक्लूड्स। कंज्यूमर के राइट्स पूछे जा रहे हैं जो कि सेक्शन 6 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बताए गए। ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हारे सामने कुछ इस प्रकार से। To be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to the life and property, ठीक है। To be assured the competitive price and the low cost quality product and service. To be assured that consumers' interest will serve due consideration at appropriate forums. To be protected for multiple use of products, profits, diversity and equity. To be informed about the quality, potency, purity and the price of goods or services। तो देखो यार ए और ई तो होना ही चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस को अपने यहाँ पे, और देखो सी बी है जो वो होगा, तो शायद मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए सी एंड ई। ठीक, तो इसको एक बार देख लेना, कंज्यूमर के अधिकार क्या क्या है जो कि सेक्शन 6 1986 के अंदर मेंशन किए गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 जो कि हमारा मैच लिस्ट है। तुम देखोगे कहीं ना कहीं डेट्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जो इंस्टीट्यूशंस के डेट्स हैं, इस पे ज्यादा फोकस किया गया इस साल। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, गैट का स्टैब्लिशमेंट, डब्ल्यूटीओ कब गैट को रिप्लेस कर रहा है, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दे रखी है और कंफ्यूजिंग हो जाती है ये चीज। ठीक है, चलो एक एक करके इसका देखना होगा, ऑप्शंस देख लो तुम्हारे सामने है, तो करते हैं स्टार्ट। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है, गैट का स्टैब्लिशमेंट है, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट है, और डब्ल्यूटीओ ने गैट को कब रिप्लेस करा था। तो मुझे जहां तक याद है डब्ल्यूटीओ रिप्लेस्ड गैट, ये चीज हुआ था 1995 में। तो मेरे हिसाब से डी का 4 होना चाहिए। अब डी का 4 देखो किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी ही होगा। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1944। गैट की स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो गैट को स्टैब्लिश किया गया था 1974 में। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट हुआ 1944 में, और डब्ल्यूटीओ ने गैट को रिप्लेस कर दिया 1995 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं। फिर से लो, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अरेंज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रॉम द लीस्ट इंटीग्रेटेड टू द मोस्ट इंटीग्रेटेड। अभी हमने देखा था सबसे पहले हमारा क्या होता है, पीटीए होता है, फिर एफटीए हो जाएगा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देख लो, मैच कर लो, प्रेफरेंस है नहीं है सर, सबसे पहले बी का होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद एफटीए के बाद हमारा हो जाता है क्या, कस्टम यूनियन हो जाता है। कस्टम यूनियन के बाद अगर तुम देखोगे तो कस्टम यूनियन के बाद हमारा हो जाएगा, एक मिनट, सबसे पहले हमने क्या लिया है, पीटीए। पीटीए तो ऑप्शन में है नहीं हमारा, एफटीए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कस्टम यूनियन ए। उसके बाद हमारा हो जाएगा कॉमन मार्केट, सीएम जिसे हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक यूनियन, और इकोनॉमिक यूनियन हमारा किस में, ऑप्शन सी में है। और लास्ट में आता है पॉलिटिकल यूनियन, ऑप्शन नंबर ई में। तो बी ए डी सी ई, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बेसिक चीज है, देखोगे हर साल रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। द मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग, बोला जा रहा है मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउज अ कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री हुज लॉज डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नोन एज। क्या बोला जा रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस में ये एक ऐसा मोड है जॉइंट वेंचरिंग का जहां पे आपको अलाउ करती है कंपनी की उनके बिजनेस को आप कंडक्ट कर सकते हो अनदर कंट्री में, उस लॉ डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप, जहां पे आप फॉरेन ओनरशिप नहीं लोगे। तो जाहिर सी बात है सर, लाइसेंसिंग की ही बात होगी, लाइसेंस लेना यहाँ पे बात हो रहा है। जहां पे फॉरेन ओनरशिप रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, फर्म वहां पे यूज करती हैं जो कि डायरेक्ट ओनरशिप ना लेके वो क्या ले मतलब किसी और कंपनी की ओनरशिप लेने की कोशिश करे। ओनरशिप क्या मतलब, जॉइंट वेंचर करने की कोशिश करें। लाइसेंसिंग अलाउज अ फॉरेन कंपनीज टू ग्रांट राइट्स, अधिकार आपको दे रही है लोकल फर्म को कि आप प्रोड्यूस करो और सेल करो उनके प्रोडक्ट को। ये चीज क्या, किस चीज को बाईपास कर दे रहा है, ओनरशिप रेस्ट्रिक्शन को बाईपास कर दे रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट को या किसी कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए आपको ओनरशिप लेने से रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइसेंसिंग ले सकते हैं, किसी लाइसेंस ले सकते हैं किसी और कंपनी का, लाइसेंसिंग के माध्यम से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक रीजंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफडीआई इन अकॉर्डिंग टू द अंकटेड रिपोर्ट ऑफ 2020। तुम देख रहे हो बार बार करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्या चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो हमें बोला गया है इकोनॉमिक रीजंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करो, अरेंज करो।
अकॉर्डिंग टू द अंकटेड रिपोर्ट 2020 के। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं, जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में क्या बताया गया, सबसे पहले BACD। तो सबसे पहले हमारा बी आएगा, सबसे फर्स्ट ये, उसके बाद सेकंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा जो है हमारा यूरोप, और पांचवा डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो कहीं ना कहीं करंट चीजों से रिलेटेड देखने को चीजें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, ब्रिटेन वुड रिजोल्यूशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों वाला। ब्रिटेन वुड रिजोल्यूशन जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उसी में तो IMF को फॉर्म करने की बात की गई थी, याद कर लो। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1944 में। एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस टू एस्टैब्लिश्ड अ ग्लोबल इकोनॉमी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68 पे। द टर्म करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज अ ट्रांजैक्शन other than a capital account transactions and without the prejudice to the generality on the foregoing such transaction includes। हमसे पूछा जा रहा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में, ठीक है। तो अब हमें बताना है, ऑप्शन A, B, C और D दे रखे हैं, इसमें से मल्टीपल ऑप्शन हमारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या बोला जा रहा है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है इज डिफाइंड एज अ ट्रांजैक्शन अदर देन द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक। वैसे ट्रांजैक्शन जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ना हो, विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी एंड फोरगोइंग। इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें आएंगे? क्या ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएंगे? नहीं सर, ये तो कैपिटल हो जाएंगे ना, करंट की बात हो रही है। पेमेंट ड्यू एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एज अ नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो सर ये हमारा हो जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक। रेमिटेंस हमें मिल रहा है, लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा। ऑप्शन डी कहता है बोरोइंग और लेंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज, तो ये हमारा करंट में नहीं आएगा। ऑप्शन जो उसका बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, देखो। टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ऑफ द डोमेस्टिक फर्म्स amid the COVID-19 pandemic, foreign direct investment from countries that share borders with India is allowed through। कौन सा रूट बोला जा रहा है कि जो फॉरेन की फर्म्स हैं वो डोमेस्टिक फर्म्स का टेक ओवर ना करे कोविड-19 के दौरान। गवर्नमेंट ने कौन सा यहाँ पे FDI का रूट अलाउ किया, ये हमें बताना है। क्या ऑटोमेटिक रूट, क्या गवर्नमेंट रूट, या FIBP रूट, या DPIIT रूट? तो इसका राइट आंसर होगा सरकारी रूट, गवर्नमेंट रूट। क्यों किया गया था? क्योंकि जो भी फॉरेन फर्म्स हैं वो डोमेस्टिक फर्म को टेक ओवर ना कर ले, क्योंकि उस टाइम पे पेंडेमिक के दौरान सबके हालत खराब चल रहे थे, चाहे वो फर्म हो, तो जाहिर सी बात है दूसरे फर्म जो मजबूत होती वो टेक ओवर कर लेती, तो यहाँ पे गवर्नमेंट रूट अपनाया गया था। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन टैरिफ टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज CVD क्यों इंपोज करते हैं हम लोग इंपोर्ट में? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो हमारे एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो दी जाती हैं उसके इंपैक्ट को ऑफसेट करने के लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 71 जो कि एक असर्शन रीजन है। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिसमें से एक असर्शन है, दूसरा रीजन है। बोला जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंग रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक, एंड कंट्रीब्यूट्स टू अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट। सही है। रीजन दे रखा है कि सब्सटेंशियल इंक्रीज जो हो रहा है इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपिटल इनफ्लो हैज रीमार्केबली इंप्रूव्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक मिनट। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देख पा रहे होगे, कहीं ना कहीं तुम देखोगे तो दोनों ही एजर्शन चाहे रीजन अगर देखे तो दोनों एक स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एजर्शन कहता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एक इंक्रीजिंग रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, और वो एक सिग्निफिकेंट शेयर कंट्रीब्यूट करता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में मदद करता है और एक्सपोर्ट्स करने में मदद करता है। रीजन उसके पीछे ये दिया है कि जो सब्सटेंशियल इंक्रीज होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल इनफ्लो का, ठीक है, ये एक रिमार्केबल इंप्रूव करता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को और फॉरेन एक्सचेंज को। तो दोनों ही असर्शन एज वेल एज रीजन सही है, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर 1 होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
fill in the blanks है the collapse of Eastern Europe in dash year and USSR in dash led to the emergence of transitory economy। तो डेट देखते हैं, मुझे भी नहीं पता इसका एग्जैक्ट डेट क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1989 यहाँ पे होगा। ईस्टर्न यूरोप कब कोलैप्स हुआ? 1989 में, और यूएसएसआर कब हुआ? तो 1991 में। इससे क्या हुआ? एक ट्रांजिस्टरी इकोनॉमी की इमरजेंस हुई। ठीक है, तो देख लेना, इसको पढ़ लेना, ज्यादा अगर डिटेल में पढ़ना हो तो, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ अपने लास्ट क्वेश्चन पे। आज लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक। डेटा माइनिंग टेक्निक की बात यहाँ पे हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शंस तुम्हारे सामने है। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तीसरा ऑप्शन देखोगे यहाँ पे एनालाइजिंग डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, और चौथा हमारा यहाँ पे कहता है क्रेडिट रिस्क एनालिसिस। ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा है डी तो होना ही चाहिए। तो देखोगे तो डी तो सारे में ही है, वैसे कुछ और हमें देखना पड़ेगा, ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ठीक, तो डी हमारा हो जाएगा क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, हमारा आंसर तो होना है। किस चीज में बोला जा रहा है? अगर क्वेश्चन को दोबारा से पढ़े, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक। डेटा माइनिंग टेक्निक की बात यहाँ पे हो रही है, तो अगर इसके बाद हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज भी होना ही चाहिए, तभी तो डेटा माइनिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिकली डेटा का एक्सचेंज होना जरूरी है। तो अब देखिए बी किसमें है। बी तो सर जी इसमें भी है और इसमें भी है, ये हमारा हट जाएगा। लेकिन हमने क्या क्या देखना था? डी देखना था। अब हमारा बच रहा है सी या फिर ए। ए कहता है फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और सी कहता है एनालाइज करता है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। तो इसका जो अगर राइट आंसर हो वो देखे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 ए सी एंड डी। अच्छा, कुछ गलती हो गई यहाँ पे, चलो कोई नहीं। मैंने गलत देख लिया यहाँ पे, मतलब मैंने गलत एनालाइज कर लिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा ए सी एंड डी। ठीक है, सॉरी इसके लिए, देख ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए सी डी। सबसे पहले डेटा माइनिंग क्या करता है? फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, एनालाइज करता है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, और चौथा है क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करने में मदद करता है। तो अगर समझे यहाँ पे हम, डेटा माइनिंग एक्सट्रैक्ट्स पैटर्न फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट फॉर द बिजनेस इनसाइट्स। फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना, ठीक है सर। डेटा इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होती है नहीं, जो कि मैंने तुम्हें गलत यहाँ पे बता दिया था, सॉरी इसके लिए, बी नहीं होगा हमारा। डेटा को डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को हम लोग एनालाइज करते हैं, सही है ये। और लास्ट जो है हमारा यहाँ पे अगर तुम देखो तो वो क्रेडिट रिस्क एनालिसिस हो जाता है। ठीक, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमने देख लिया। अब हम लोग कल जो है वो जून 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमारा जून 22 का क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, तो एंड करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।